एसपी कावेरी जोशी शहर की एक ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी थीं। उनके पति आदित्य को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन एक बात अब भी नहीं बदली थी। हर सुबह वह अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरकर एक फकीर को कुछ पैसे देती थीं। वही फकीर जो ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठा रहता था, गंदे कपड़े, थका हुआ चेहरा, बस सिर झुकाकर शुक्रिया कहता और चुपचाप बैठा रहता। कावेरी के लिए यह रोज का एक छोटा सा रिवाज था, लेकिन दिल को सुकून देने वाला। शायद उस फकीर की आंखों में उन्हें कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता था, कुछ ऐसा जो उनके बीते हुए कल से जुड़ा था। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। कावेरी ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कह दिया कि कावेरी ठिठक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझसे निकाह कर लीजिए। कावेरी चौंक गई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या बोलते हो तुम भी? ये लो पैसे, जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए, बस उनकी आंखों में देखता रहा, गहराई से, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कावेरी उस दिन थाने तो पहुंच गई, लेकिन उनका मन वहीं अटका रहा। कौन था यह फकीर? क्यों उसकी बातों से उन्हें आदित्य की याद आ रही थी? अगले दिन कावेरी फिर पहुंची, लेकिन इस बार फकीर ने पैसे लेने से मना कर दिया। मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, बस एक मौका दीजिए, उसने कहा। कावेरी नाराज हो गई। देखो, मैं मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो, अपनी हद में रहो। फकीर फिर भी शांत रहा। उसने कहा, आपको लगेगा मैं पागल हूं, लेकिन मैं जानता हूं शहर में क्या होने वाला है। कावेरी चौकन्नी हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सिग्नल के पास वाले गोदाम में कुछ लोग रात में हथियारों के साथ देखे गए हैं। वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। कावेरी को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपनी टीम को उस जगह भेजा। अगले ही दिन वहां से भारी मात्रा में गैरकानूनी हथियार बरामद हुए। तब कावेरी हैरान थी, एक फकीर को यह सब कैसे पता? अगले दिन वे खुद उस फकीर के पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? फकीर बस मुस्कुराया और बोला, जो दिखता हूं वही हूं, लेकिन इस शहर को शायद आपसे भी ज्यादा जानता हूं। इसके बाद तो जैसे फकीर कावेरी की आंख कान बन गया। हर 2-3 दिन में वह किसी नए जुर्म की खबर देता और हर बार वह सही निकलती। अब कावेरी उसे बस एक फकीर नहीं मानती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बन गया। पैसों की जगह अब बातों का लेन देन होता था। एक दिन फकीर ने चौंकाया। उसने कहा, मैडम, आपको याद है आप कहती थीं, बारिश में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। कावेरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये बात उन्होंने सिर्फ अपने पति आदित्य से कही थी और किसी को नहीं। एक रात जब कावेरी थाने से लौट रही थी, उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बारिश तेज थी, सड़कें सुनसान। तभी वह फकीर सामने आ गया, जैसे जानता हो कि कावेरी को उसकी जरूरत है। उसने गाड़ी ठीक की और कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा और चला गया। इतनी रात को अकेली मत निकला कीजिए। उसकी आवाज में अजीब सी फिक्र थी, ऐसी फिक्र जो कोई पराया नहीं करता। कावेरी कुछ पल उसे देखती रही। पहली बार उस फकीर की आंखों में एक जाना पहचाना साया दिखा। वह ठिठकी, फिर नरम लहजे में बोली, चलो मेरे घर, खाना खा लो। फकीर ने पहले इनकार किया, लेकिन जब कावेरी ने जिद की तो वह उनकी आंखों की बेचैनी को पड़ गया और चुपचाप उनके पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जब उसने खाना खाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। मैडम, यह स्वाद, जैसे बहुत पुरानी यादें लौट आई हों। कावेरी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह कुछ पहचानता है? अगले दिन कावेरी ने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक विशेषज्ञ नील को बुलाया। चुपके से खींची फकीर की तस्वीर दिखाई। नील ने गहराई से देखा। कावेरी, इसका चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन पक्का कह नहीं सकता। कुछ टेस्ट करने होंगे। कावेरी ने शंका में डूबी आवाज में कहा, उसके कपड़े या कुछ ऐसा चाहिए जिससे डीएनए निकाला जा सके। नई शुरुआत। एक योजना बनी। कावेरी ने एक दिन फकीर से कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूं, तुम यहीं मेरे साथ रहो। फकीर, जिसने अपना नाम शंकर बताया था, ने फिर मना किया। पर इस बार कावेरी की जिद भारी पड़ी। घर के पीछे के हिस्से में छोटा सा कमरा तैयार किया गया। शंकर वहीं रहने लगा, लेकिन हर दिन वहीं पुराना रूटीन, सिग्नल, भीख और चुपचाप वापसी। शंकर, अब भी सिग्नल क्यों? मैडम, वो मेरी दुनिया है। तभी एक दिन थाने से कॉल आया। सूरज गुप्ता के गोदाम में आग लगी थी।
वहीं गोदाम जहां शंकर की सूचना पर छापा पड़ा था। मौके पर पहुंचकर राख में दबी एक तस्वीर ने सब बदल दिया। तस्वीर में वही चेहरा था, आदित्य जैसा। पीछे लिखा था, आदित्य 2018, गुप्ता एंटरप्राइजेस। कावेरी की सांसें रुक गईं। क्या वह सच में आदित्य था, जिसकी लाश खुद उसने पहचानी थी? शंकर अब कई दिनों तक गायब रहा। जब लौटा तो थका हुआ, चुप, धूल में लिपटा हुआ। कहाँ थे शंकर? मैडम, जरूरी काम था। कावेरी ने तस्वीर की बात रोक ली, लेकिन एक सवाल पूछ लिया, तुम सूरज गुप्ता को जानते हो? शंकर ने उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें झुका ली। मैडम, इस शहर में कौन नहीं जानता? कावेरी का शक अब डर में बदलने लगा था। कुछ ही दिनों में तफ्तीश ने दिखाया, आग हादसा नहीं थी। कोई रात को गोदाम में देखा गया था। इंस्पेक्टर रमेश ने रिपोर्ट दी, शंकर हर रात एक खंडहर में किसी से मिलता है। कावेरी ने खुद वहां जाकर देखा। कागज, दस्तावेज और एक पत्र जिसमें लिखा था, आदित्य, तुम्हें सच छुपाना होगा। गुप्ता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कावेरी की रूह कांप गई। क्या आदित्य वाकई जिंदा है? अब जवाब चाहिए थे, हर हाल में। उसी रात कावेरी ने शंकर को अपने घर बुलाया। वह सीधे उसके सामने आदित्य की तस्वीर रखकर सख्त आवाज में पूछती है, बताओ, ये कौन है और तुम असल में हो कौन? शंकर ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर शांत लहजे में बोला, मैडम, कुछ जवाब वक्त देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। कावेरी को गुस्सा आ गया। अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। शंकर बस मुस्कुराया। अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो वह सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी जिसे आप ढूंढ रही हैं। उसी रात शंकर ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। सूरज गुप्ता के ऑफिस में एक सीक्रेट तहखाना है, जहां वो अपने सारे गैरकानूनी कागज छिपाता है। कावेरी ने तुरंत अपनी टीम के साथ रेड डाली। तहखाने से उन्हें कई बड़े सबूत मिले और सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कावेरी के मन में अब भी बेचैनी थी। उसने फौरन नील को शंकर का डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ नमूने भेजे। रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, नील ने कहा। उधर कावेरी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, मैडम, आप बहुत चालाक हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। शंकर को छोड़ दीजिए। फिर फोन कट गया। अब कावेरी को यकीन हो गया था, शंकर कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। कावेरी की जिंदगी अब शंकर के राज में उलझ चुकी थी। हर रात वह यही सोचती, शंकर में ऐसा क्या है जो उसे बार बार आदित्य की याद दिलाता है। फिर एक धमकी भरा कॉल आया, शंकर को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन कावेरी ने डटकर जवाब दिया, जो भी हो, मुझसे इस लहजे में बात मत करना। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुराने गोदाम से आई थी, वही गोदाम जो सूरज गुप्ता की कंपनी के नाम पर था। अब कावेरी को यकीन हो गया कि गुप्ता तो गिरफ्तार है, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी जिंदा है। उधर आदित्य यानी शंकर को मालूम था कि असली दुश्मन अभी भी छुपा हुआ है। उसकी भिखारी वाली पहचान के जरिए उसे पता चला कि सूरज गुप्ता तो बस एक प्यादा था, असली साजिश किसी और की है। अब वही रहस्यमय इंसान कावेरी को टारगेट बना रहा था। इसलिए शंकर ने तय किया कि अभी कावेरी को सच्चाई नहीं बताएगा। उसने कावेरी को एक और अहम सुराग दिया। पुराने कारखाने में एक बड़ा हथियारों का सौदा होने वाला है। कावेरी ने फिर से छापा मारा। कई गुंडे पकड़े गए। एक गुंडे ने बताया कि इस सौदे का असली मालिक कोई बड़ा आदमी है जो सामने कभी नहीं आता, लेकिन उसे शंकर के बारे में सब कुछ पता है। अब कावेरी उलझ गई। क्या शंकर सच में खतरे में है या वह खुद इस खेल का हिस्सा है? ऑडिटर लंडन, अध्याय 19, गुमशुदा शंकर। उसी रात जब कावेरी घर लौटी तो शंकर वहां नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था, मैडम, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। कावेरी को लगा अब नहीं रुकना चाहिए। उसने फैसला कर लिया, अब वह खुद शंकर का पीछा करेगी। रमेश ने बताया कि शंकर को आखिरी बार शहर के बाहर एक पुराने कारखाने के पास देखा गया था, वही जगह जहां कुछ दिन पहले रेड पड़ी थी। रात इस बार कावेरी खुद जाने वाली थी सच का सामना करने। उस रात कावेरी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चेक की, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार लेकर पुराने कारखाने की तरफ निकल पड़ी।
रात का अंधेरा और सन्नाटा कारखाने को और डरावना बना रहा था। कावेरी को नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। चुपके से वह कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसी। गगना जैक। अध्याय 21। सच का सामना। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वह देखकर हक्के बक्के रह गईं। शंकर एक पुरानी मेज के पास खड़ा था और उसके सामने खड़ा था प्रदीप गुप्ता, सूरज गुप्ता का भाई। प्रदीप को पुलिस कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, क्योंकि वह हमेशा अपने ताकतवर भाई के पीछे छिपा रहता था। लेकिन अब वह गुस्से से शंकर पर बरस रहा था। कावेरी ने उनकी बातें छुपकर सुनी। तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और मेरे सारे प्लान खराब कर दिए। आखिर तुम कौन हो? यह सब तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम भूल गए मैं आदित्य मल्होत्रा हूं। मैं जिंदा हूं और अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूं। टुकटिडाम ईमा। अध्याय 22। सच का खुलासा। कावेरी का दिल एक पल के लिए थम सा गया। आदित्य मल्होत्रा, वह उसका पति था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या सच में शंकर आदित्य ही था? उसने खुद को संभाला, रिवॉल्वर निकाली और सीधा प्रदीप की ओर बंदूक तानी। हाथ ऊपर करो प्रदीप, और तुम शंकर या आदित्य, सच बताओ। आदित्य ने नरमी से कहा, कावेरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले सच पता लगाना जरूरी था। अनबिडन। अध्याय 23। अंतिम लड़ाई। इसी मौके पर प्रदीप ने अपनी जेब से बंदूक निकाली, लेकिन कावेरी ने फौरन गोली चलाई। गोली उसके हाथ पर लगी और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। कावेरी ने तुरंत अपनी टीम को अंदर बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रही थी। टीम ने प्रदीप को हथकड़ियां पहनाकर पकड़ लिया। अब कारखाने में केवल कावेरी और आदित्य थे। डब्ल्यू। अध्याय 24। आंसुओं का मिलन। कावेरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? आदित्य ने नरमी से जवाब दिया, मुझे लगा तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे प्रदीप ने उसके व्यापार पर कब्जा करने के लिए उसे मारने की साजिश रची थी। टर्माना। अध्याय 25। प्रेम की जीत। कावेरी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। आदित्य ने मजबूती से गले लगाया, कावेरी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने जाहिर कर दी और कावेरी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह चौराहा जो कभी उनके दुख और राज का गवाह था, अब उनकी मोहब्बत की निशानी बन गया था। इस तरह एएसपी कावेरी जोशी की कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, धोखा, बलिदान और अंत में सच की जीत है। कभी कभी जिंदगी हमसे हमारे सबसे प्रिय लोगों को छीन लेती है, लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है।